ये आकाशवाणी है। हरा समंदर आज प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ ये नाटक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। आप संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। तो लीजिए सुनिए इनका ये नाटक हरा समंदर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। उस पार टांडा शहर, जिला फैजाबाद, इस पार कलवारी घाट, बीच में जय सरजू मैया। 1932 की वो प्रलयकारी बाढ़, समंदर की तरह बढ़ी हुई सरजू नदी। सरजू की काट गजब की है, पानी है कि तलवार की धार। जय सरजू मैया। गंगा माई की महिमा। जो सरजू नदी कभी हमारे मुरादपुर गांव से 1.5 कोस की दूरी पर बहती थी, आज वो गांव को रगड़ कर बहती है। गांव के पिछवाड़े लाला की आम की बगिया, उसके पास ही है वो आधा कटा टीला जो अब सरजू का कगार कहलाता है। सरजू के उस ऊंचे कगार पर पहली बार पपीहा बोला तो समझो जेठ माह का मृगडाह नक्षत्र लग गया। पपीहे का ये बोल सबसे पहले लाला की उसी बखरी में सुनाई पड़ता है। शानदार बखरी, ईंट की दीवार, चमचमाती हुई हवेली। इसे रघुवीर भैया के पिता कानूनगो साहब ने 1910 में बनवाया था। इसी हवेली में वो अजब घटना घटी थी जिसका साक्षी है सरजू का यह हरा जल और शायद मैं। हाँ, शादी के दिन से अब तक जो कुछ घटित हुआ उसे इस अभागे ने खुद देखा या रघुवीर भैया या भाभी से सुना। कानूनगो साहब के इकलौते पुत्र रघुवीर भैया, जिन्हें कानूनगो साहब डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहते थे, पर अलमस्त रघुवीर भैया ने पिता का दिल ऐसा तोड़ा कि वो इस शादी के पहले ही दिवंगत हुए। पर यह शादी कांसी के राजा की दीवान की लड़की से कानूनगो साहब ने ही तय की थी। रघुवीर भैया तब जिले की कचहरी में राशनिंग अफसर के पेशकार थे और गजब की आमदनी थी उनकी। गुलाब दुल्हन के संग डोले के साथ एक नायन लड़की आई थी। गजब्बा नाम था उसका, बड़ी चुलबुली, अलमस्त जवान। देखा ना सखी, सखा दूल्हा खूब मन के है ना। हाँ, अच्छे ही हैं, पर जरा सांवले ज्यादा हैं। पर बड़े रंगीले हैं सखी। मुझे तो रास्ते पर छेड़े, कभी इधर छू लेते, कभी उधर चिकोटी काट लेते। हाय राम, मैं तो सच्ची तंग हो गई तुम्हारे गुइया से। अरे चुप रह रही। अरे सखी, काले गोरे से क्या होता है री। करिया करिया मत कर जोरिया की करिया श्री भगवान। है गुइया करिया श्री भगवान, है सखी करिया श्री भगवान। दिन तनी नानी नानी, दिन तनी नानी नानी, दिन तनी नानी नानी। बेवकूफ कहीं की, बड़ी चली है वकालत करने, जैसे वो मुझे प्यारे नहीं हैं। वो मेरे अब सब कुछ है। हाय राम, यही तो मैं भी कह रही थी मेरी सखी रानी। हाय, क्या गजब की आंखें हैं सखा की। दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों में अंगूठी और मुंह में बनारसी पान, दोनों हाथों में नोट ही नोट। अरे वो राजा है राजा। छल्ला दे दे निशानी तेरी मेहरबानी, छल्ला दे दे निशानी तेरी मेहरबानी। चुप रह, बड़े राजा की बात करने चली है। सप्लाई राशनिंग अफसर के पेशकार और सारी घूस बेईमानी की कमाई। अरे इनके पिता कानूनगो साहबी के नाम पर तो मेरी शादी हुई है। मेरी ये शादी
पहले से इनके संग ना तय हुई होती तो मेरे पिताजी ये शादी कभी न करते। सुहागरात से 2 दिन पहले की वो शाम थी। रघुवीर भैया ने अपनी गुलाब दुल्हन के मुंह से ये बातें अपने ही कानों से सुनी थी। वो उदास चुप रह गए थे। और अगले दिन आई सुहागरात। उस रात अष्टमी का चंद्रमा उगा था। पुरवैया मादक थी। रघुवीर भैया उदास बाहर बरामदे में लेटे थे। गजब्बा धीरे से आई। हाँ? कौन? इतना रूठ कैसा खा? मुझे भी नहीं पहचानोगे? गजब्बा, मुझे तंग मत कर। अरे 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 अरे, सुनो तो कोई यहाँ। अरे मेरी और देखो ना, राजा साहब रूठो नहीं। गजब की है सखी मेरी। और देखोगे तो मुझे क्या, दुनिया की सारी औरतें भूल जाओगे। हाँ, थोड़ी बोलने में कड़ी है, सो क्या, दिल तो प्यारा है। कड़ी बात तो रूप का घमंड है, मेरी सखी का नहीं। और फिर नाज तो उठाना ही पड़ता है। ये सब क्यों कह रही है मुझसे? ओहो, अपनी सखी की बात अपने सखा से न करूं तो किससे करूं? सुनो, मेरी सखी है सोना। खरा कंचन है, कहीं से भी कुछ खोटा नहीं। अरे मुस्कुराओ ना। हो, देखो मुझे तंग मत करो। हाय 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 हाय, आपको तो औरत होना चाहिए था। जाओ ना भीतर, जाओ ना, जल्दी करो। मेरी सखी कब से इंतजार कर रही है, सच्ची। विश्वास करो, आज रात आपको वो स्वर्ग मिलेगा जो आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। सच, राम कसम, सच्ची सच्ची राम कसम। हाय मेरी जवानी की कसम। रघुवीर भैया सुहाग के कमरे में गए। सच, गुलाब भाभी को देखकर मंत्रमुग्ध, जैसे वो कोई स्वप्न देख रहे हो। इतना रूप, यौवन की इतनी अपार महिमा। ओह, गजब्बा सच ही कह रही थी। सुनो, कुछ बात करो ना। क्या करूं? आज की रात तुम्हें मुझसे जो कुछ भी मांगना हो, मैं उसे सार्श दे दूंगा। बोलो, मांगो, आज्ञा दो। आज की रात मैं कुछ मांगूं, ये ठीक नहीं लगता। आप जो खुद मुझे देंगे समझो वही मैंने मांगा था। सच? हाँ, सच। तो सुनो, मैं अब किसी से कभी घूस नहीं लूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। ये सच्चे दिल से कह रहे हो या मेरा मन रखने के लिए? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी खातिर अब मैं सब छोड़ दूंगा। तुम्हारे अलावा अब इस संसार में मेरे लिए कोई औरत नहीं। बुरी आदत आसानी से नहीं छूटती, और फिर पुरुष का क्या भरोसा। तुम्हें आज ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लो, तुम ही ने ये बात शुरू की थी, इसीलिए मैंने। मेरी शादी पहले से ना तय होती तो। चुप रहो गुलाब। क्यों चुप रहो? सही बात कहने में डर कैसा? हट जाओ मेरे सामने से। मैं आज अपने हाथों से इन फूल गजरों को मसल के रख दूंगा। ये मेरे गले का हार, ये मेरे पास। सुनो सुनो, रुको तो, रुको रुको रुको। हाय दैया, ये क्या हुआ? हाय राम, ये क्या कर डाला सखी तुमने? मैं किवाड़ के पीछे से सब सुन रही थी। अरे बोलो, आज ही की रात तुम्हें ये सारी बातें करनी थी।
हाय, ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं अपने सतीर्थ से उन्हें दूर नहीं जाने दूंगी। अगर मेरे सत में तेज होगा तो उन्हें फिर इसी अपने कमरे में वापस आना ही होगा। ये घटना घटी है लाला की इस हवेली में, और ये है गुलाब बहू। तब से अपनी इसी हवेली में अपने उसी विश्वास की अग्नि में बैठी हुई। तब से आज 18 वर्ष बीत गए। वही गुलाब बहू उस अवस्था से चलकर अब इनकी अवस्था 40 वर्ष को छू रही होगी। पर इन्हें देखने से आज भी लगता है जैसे आंगन में रात के वक्त घी का कोई दीपक जल रहा हो। मुख पर वही तेज, उड़ती हुई वही बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर दहकता हुआ सुहाग का टीका, भरी कलाइयों में मंगल चूड़ियां, पैरों में महावर, गहरी मांग सिंदूर से सदा भरी हुई। कोई क्या जाने क्या घट गया इस हवेली में एकाएक। लोग बातें ही करते रह जाते थे। दरवाजे पर रघुवीर के बाबा हुक्का पीते हुए किसी को क्या जवाब देते। बाबा, राम राम। राम राम भैया। आओ चौधरी, बैठो, चिलम पियो। बाबा, आखिर ऐसा हुआ क्या? रघुवीर भैया बस्ती शहर में रहने लगे, घर गांव सब तज दिया। क्या बताएं चौधरी, ऐसी क्या बात हुई? आज तक न रघुवीर ने बताई न बहू ने। बस दोनों हंस जुदा हो गए। बड़े दुख की बात है बाबा, बकरी सोनी हो गई। आधे से ज्यादा खेत रघुवीर ने बेच डाले, बाकी खेत अधिया पर उठ गए। बाबा, आप अपना भोजन यहाँ बाहर खुद ही बनाते हैं क्या? क्या करें भैया, भीतर चौके का खाना बिल्कुल बेस्वाद होता है, कोई रस नहीं, जैसे चौके के नीचे कोई प्रेत आकर बैठ गया हो। सब ईश्वर की माया है बाबा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। हाँ भैया, यही बात है। सच है, पुरुष बलि नहीं होता है। एक ओर रघुवीर भैया के दिल में जलता हुआ अपमान, दूसरी ओर गुलाब भाभी के दिल की ग्लानि। इन दोनों दहकते अंगारों को केवल इस दुनिया में मैं ही जानता हूं, पर मैं किसी को भी नहीं समझा पाता। रघुवीर भैया मेरे रिश्ते के भाई हैं। मैं बचपन से इन्हीं के साथ रहा हूं। इनके सारे दर्द का केवल मैं अभागा साक्षी। गांव से ये शहर आए तो मैं भी साथ आ गया। एक दिन रघुवीर भैया ने मुझसे कहा, चंदर। हाँ भैया। तुम एक काम करो बेटे, जी। जरा अपने गांव जाओ और अपनी भाभी से कहो वो उस मकान को छोड़कर यहीं चली आए। न जाने कब सरजू नदी काटकर उस मकान को गिरा दे। मैं उस मकान को बेच डालना चाहता हूं। उससे जो धन मिलेगा मैं उससे तुम्हारी भाभी के लिए यहाँ एक छोटा सा मकान बनवा दूंगा। और आप भैया? अरे मेरा क्या है, मैं अलग इसी किराए के मकान में अपने शेष दिन काट लूंगा। जी। भाभी जी प्रणाम करता हूं। मैं चंदर हूं भाभी। खुश रहो चंदर। शहर से यहाँ कैसे आए? भाभी जी, भैया ने कहा है कि इस घर को अब बेच दिया जाए और शहर में आपके लिए नया मकान बने। मेरे लिए? क्यों मजाक करने आए हो चंदर भैया? नहीं भाभी, सच। ये सरजू नदी किसी वक्त भी इस मकान को अपनी धार में डुबो सकती है। भाभी चुप क्यों हो गई? भैया,
मुझे लगता है ये सरजू नदी नहीं है, भीतर आग छिपाए कोई हरा समंदर है, और मैं यहाँ इसकी धार पर सेज बिछाए बैठी हूँ। भाभी, भूल जाइए उन बीती बातों को। भूल जाऊं? जो मुझ पर बीता है मैं उसे भूल जाऊं? मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इसी कमरे के सामने तुम्हारे भैया ने मुझे दिखा दिखा कर जो कुछ किया है मैं उसे भूल जाऊं? भाभी, भैया को माफ कर दो। मैं उन्हें माफ कर दूं जैसे जैसे उन्होंने मुझे माफ किया हो। सुनो चंदर, जाकर अपने भैया से कहो कि वो यहां गांव में आकर पहले इस मकान में आग लगा दे, ताकि मैं इस घर की चिता में भस्म हो जाऊं। भाभी, ऐसा ना कहो। वाह रे वाह, अब शहर में नया घर बनेगा। ये घर नहीं था क्या? मुझे इस घर में जलाया, अब नए घर में कुछ नए ढंग से मुझे जलाने की इच्छा है क्या? मैं अपने पैर की जूती उनकी उस रखेल श्यामली का मुंह देखने वहां शहर में जाऊं? वाह रे वाह तुम्हारे भैया, ऐसे कठोर दिल के आदमी जो मेरी जरा सी बात ना माफ कर सके। अब मैं उनके पास जाऊं? उन्होंने जो जो बदला मुझसे लेना था, क्या एक भी छोड़ा उन्होंने? अब क्या बाकी है? तुम्हें तो सब मालूम है चंदर। इस चंदर को सब कुछ मालूम है। मैं अब भी इस घर में खड़ा हुआ देख रहा हूं। आंगन के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक एक दीवार खिंची है। यह दीवार तो बहुत बाद में खिंचवाई गई थी। इससे पहले आंगन से पूर्व की ओर गुलाब भाभी के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में उस सुहाग रात वाली घटना के बाद ही भाभी से बदला लेने के लिए रघुवीर भैया ने एक औरत लाकर रखी थी। उसका नाम था हीरा। गुलाब भाभी की सुंदरता का जवाब। इसी कमरे में तब खुलती थी विस्की की बोतलें, और आज भी मैं वो सब देख रहा हूं, सुन रहा हूं। इस कमरे में रोज जश्न होता था। आई थी गोरखपुर की मशहूर तवायफ। हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए, हाल दिल सुनाएंगे। फिर गोछा की रंडियां, ये मस्ती के घेरे, ये महके अंधेरे, ये मस्ती के घेरे, ये महके अंधेरे, ये मस्ती के घेरे, ये महके। चलता रहता नाच गाना और रंगरलियां। उस जमाने में सप्लाई अफसर का पेशकार कोई मामूली हस्ती थोड़ा ही था। एक एक दिन में हजार हजार रुपए की आमदनी। कपड़े के कोटे पर साहब के दस्तखत के लिए 250 रुपए। शादी पड़ी है, चीनी और मिट्टी का तेल चाहिए, दीजिए पेशकार साहब को 20 रुपए घूस। मकान बन रहा है, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, इसके लिए 1000 से कम नहीं। गजब की आमदनी थी रघुवीर भैया की, और रुपए पानी की तरह बहाते थे मुजरे पर, शराब पर, रंगरलियों पर। गुलाब भाभी ये सब कुछ अपने उसी कमरे में बैठी हुई देखती थी, और भीतर ही भीतर जलकर राख होती थी। एक दिन मैंने कहा, भाभी आप अपना दरवाजा बंद क्यों नहीं कर रखती? तब तुम्हारे भैया का मंशा कैसे पूरा होगा? वो ये सब मुझे दिखाकर मुझको जलाने के लिए ही तो करते हैं। ये सब मुझे देखना और सहना होगा चंदर। भाभी, तुम दोनों के दर्द को मैं जानता हूं, पर मेरा दर्द ही मेरी ताकत है चंदर। मैं इसी की आग से अपनी रक्षा करूंगी। देख लेना, तुम्हारे भैया की कोई भी रखेल मेरी सौत नहीं बन सकती। भाभी। हाँ हाँ, या तो मैं ही जिंदा रहूंगी या तुम्हारे भैया की रखेल मेरे जीते जी मेरी कोई सौत नहीं बन सकती। गजब का था वो 1942 से 46 तक का जमाना। हर चीज महंगी होती जा रही थी।
लेकिन भैया को क्या चिंता। मेरे हाथ में शाम के वक्त वो झोला पकड़ा देते थे, उसमें मैं झांक कर देखता, बस रुपए ही रुपए। बस्ती शहर से कार पर बैठकर भैया रात के समय अपने गांव पहुंचते। नशे में धुत रघुवीर भैया को संभाले मैं उनके कमरे में ले जाता। रघुवीर भैया तब उसी कमरे में से गुलाब भाभी का नाम ले लेकर भद्दी भद्दी गालियां देते। साली बदमाश गुलाबो, बड़ा घमंड था तुझे अपने गोरे रंग का। मैं सांवला हूं। बड़ी स्वर्ग की परी बनकर आई थी। तो जैसी औरत को मैं अपने पैरों की जूती समझता हूं। देख बदजुबान औरत, मेरा मौज मजा। गाओ, नाचो, जलाओ उस मुंह जली को, नाचो। हो चाहे तुम राधिया ले ले संवरिया, चाहे तुम राधिया ले ले फेर के लेना नटा नटा मैं वारी रसिया। हो चाहे तुम राधिया ले ले संवरिया, चाहे तुम राधिया ले ले। जब इतने से भी रघुवीर भैया का गुस्सा जरा भी न थमा, तब उन्होंने एक औरत से बाकायदा शादी कर ली। वो सौत बनकर भाभी के सामने वाले कमरे में रहने लगी। उसके लिए 3 नौकरानियां रखी गईं। एक भोजन नाश्ता बनाती, एक नई दुल्हन की सेवा करती और एक गुलाब बहू से लड़ती। गुलाब भाभी को दिखा दिखाकर नई दुल्हन को सुबह शाम बादाम और चिरौंजी का उपटन लगाया जाता। 3 वक्त खाना, पुलाव, 2 प्याजा, रोगन जोश, बिरयानी। 3 समय नाश्ता, मिठाई, फल, नमकीन, दूध और अंडे। कभी कभी जूठन उठाकर भाभी के कमरे में फेंक दी जाती। गुलाब भाभी चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई ये सब देखती, सुनती और सहती। उन्हें अपने सत और धर्म का इतना भरोसा था, वे मुझसे अक्सर कहती, मेरे पति की ये रखेले न मुझे पराजित कर सकती हैं और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। बाद में जो हुआ उससे मुझे लगा जैसे गुलाब भाभी के पास कोई दैवी शक्ति है। मैंने उसका चमत्कार उसी महीने के भीतर देख लिया। भैया की नई दुल्हन को चेचक हुई और वो चटपट मर गई। पर भैया भी गजब के थे। उन्होंने कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी की, सरजू पार से आई हुई एक ठाकुर की लड़की से। सोनपत्ती नाम था उसका। इतनी सुंदर तो वो न थी, पर थी गजब किसने ही। वो क्या जाने किसी से कोई कुभाव रखना, हर दम हंसती रहती थी। गुलाब भाभी को वो दीदी कहती थी। दीदी जी, ओ दीदी जी, दरवाजा खोलो ना दीदी। कौन है? ओफो दीदी, रोज ही बताना पड़ता है। मैं हूँ सोनपत्ती। क्या है? उठिए, चलकर स्नान कर लीजिए ना। आज जरा मन कुछ ऐसा ही है। अच्छा, लाइए, आपका सर दाब दूं, पैर मल दूं? तुझे पता है, तेरे मालिक इस तरह तुझे मेरे संग देख लेंगे तो तुझ पर क्या बीतेगी? मारेंगे, यही ना। उन्होंने 2 बार मार तो लिया है, पर मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि इसमें मेरी दीदी का क्या कसूर। सच, आपका नाम लेते ही वो चुप उदास हो जाते हैं। छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं स्नान कर लूंगी। लेकिन दीदी मैं... अरे जल्दी जाना, वो कहीं आ गए और तुझे मेरे कमरे में देख लिया तो गजब होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओ सोनपत्ती, कहाँ है? आई। इतना रोकने पर भी तो उसके पास उठती बैठती है। तो इसमें बुरा क्या है? फिर जबान चलाई तो मैं तुझे जिंदा ही इसी आंगन में दफना दूंगा। खबरदार जो फिर उस चुड़ैल से बात की या उसके मनहूस कमरे में गई। चंदर, चंदर। जी भैया।
इसी समय मिस्त्री और मजदूर बुला कर लाओ। आंगन के बीचों बीच आज ही ऐसी दीवार खिंचवा दो कि उस बदमिजाज घमंडी औरत से ना कोई मिलजुल सके, ना वो किसी का मुंह देख सके और ना ही उसकी कोई परछाई तक देख सके। जाओ। पर भैया, सवाल जवाब कुछ नहीं, जो कह दिया वो होगा। शाम तक दीवार खिंच जानी चाहिए। जी। हरा समंदर। अभी आप डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, बलराज बट्टा, भूपेंद्र कुमार, शमशेर सिंह ठाकुर, सुचित्रा गुप्ता और नादिरा बब्बर। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।